हेलो बच्चों, मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स कोच, और स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके सामने लैंपलाइटर की तरफ से, पूरे टीम लैंपलाइटर की तरफ से। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, नीट 2024 के सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। कल एक पब्लिक नोटिस जारी हुई और सोशल मीडिया पे हंगामा मच गया। आपने ये पब्लिक नोटिस जरूर देखी होगी। नोटिस ऐसी चीज ही होती है कि जबान लड़खड़ा जाती है, तो आपने नोटिस ये जरूर देखा होगा। और ये नोटिस आपके सिलेबस के लिए है, 2024 के सिलेबस के लिए। उस सिलेबस को देखने के बाद बहुत सी कवायद शुरू हो गई, यूट्यूब पर वीडियो की बाढ़ आ गई, और उस बाढ़ में हमारा भी एक वीडियो है। लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की जानकारी नहीं देंगे, बल्कि टीम लैंपलाइटर आपको ये इंस्ट्रक्शन भी देगा कि आप किस तरीके से अपने पढ़ाई में किस किस तरह के आयाम जोड़ें, कौन कौन से बदलाव कराएं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी अपने गोल को अचीव करने में ना हो। और जो भी बात कही जाएगी वो बहुत ही नपी तुली होगी। आप पूरा ध्यान दीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले, तो आपको और भी जो वीडियोस आने वाली है वो देखने का मजा ही मिलेगा। तो शुरू करता हूं मैं। और सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन है वो फिजिक्स के लिए होना है, लेकिन मैंने आपसे वायदा किया है कि मैं अकेले ये डिस्कशन नहीं करने वाला हूं। मेरे साथ पूरी टीम है, सभी लोग मुझे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत स्मार्ट से सभी लोग तैयार हैं। तो एक एक करके मैं लोगों को इन्वाइट करता जाऊंगा, और वो आपको और मैं भी साथ में मिल करके इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले फिजिक्स के टीम मेंबर्स को इनवाइट करूंगा ऑन द स्टेज। तो प्लीज सर, आप दोनों लोग का वेलकम है, आ जाएं प्लीज। मैं आपका परिचय करा दूं। आप हैं अमरीन सर और आप हैं एहतशाम सर। आप दोनों लोग जो भी लैंपलाइटर में बच्चे पढ़ते हैं उनको तो जरूर मिलते हैं, और ऑनलाइन भी मिलने वाले हैं। सर, कुछ इस सिलेबस के बारे में कहना चाहेंगे, फिर हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करें। जी सर, बिल्कुल। बच्चों, एक्चुअली क्या है कि सिलेबस में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। फिजिक्स के अंतर्गत बस चैप्टर्स के नाम चेंज कर दिए गए हैं, और उन्हीं पे हम लोग आपस में कम्युनिकेट करके आपके सामने इस बात को रखेंगे। थैंक यू। जी सर। सर, आप ये माइक रख लीजिए। ओके सर, थैंक यू। ये दूसरा माइक मैंने इसलिए रखा था ताकि हम लोग डिस्कशन कर सके। जी। आइए शुरू करते हैं सर। देखिए, फिजिक्स में जैसा सर ने कहा, बिल्कुल सही कहा है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। देखिए, फिजिक्स में बहुत ज्यादा बदलाव किए नहीं जा सकते, तो बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं है। लेकिन हाँ, जो सिलेबस जिस रूप में आपके सामने आया है वो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है सर, है ना? क्योंकि इन्होंने चैप्टर के नाम न लिख करके क्या कर दिया, यूनिट कर दिया, है ना? ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, इसमें चैप्टर के नाम नहीं है सर। हम लोग एनसीईआरटी में चैप्टर नेम रहता है जी। जैसे हमारी 4 एनसीईआरटी है, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। पर यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर इन्होंने नाम रख दिया यूनिट में फिजिक्स एंड मेजरमेंट। जी सर। अब इस नाम का कोई चैप्टर ही नहीं है जी। पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड है पुरानी वाली एनसीईआरटी में जी सर, फिजिकल वर्ल्ड। और दूसरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट था। तो ये कह लीजिए फिजिकल वर्ल्ड प्लस यूनिट्स एंड मेजरमेंट इज इक्वल टू फिजिक्स एंड मेजरमेंट। जी, इसको मिलाकर के एक नाम कर दिया, एक नाम कर दिया। बाकी सारी चीजें लगभग यूनिट डायमेंशन, एरर और सारी चीजें वैसे ही की वैसी हैं। इसमें कुछ खास बदलाव कुछ हुआ नहीं सर। एक्चुअली में थोड़ा सा चेंजेस है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको उन्होंने रिमूव कर दिया है बस। और बाकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मुझे लग रहा है सर, नहीं आप मुझे लग रहा है अभी जो हम लोग 20वां यूनिट लेंगे, हाँ, तो उसमें हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट वाला एक्सपेरिमेंट हम ये कहेंगे कि इस चैप्टर में तो उसका नाम नहीं दिया है, लेकिन 20 वाले में दे रखा है। जी सर, ठीक है। और दूसरा वाला हमारा काइनेमैटिक्स है। सर, काइनेमैटिक्स सर एक्चुअली क्या था ना कि पहले जो पुराना एनसीईआरटी था उसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन दिया हुआ था। इन दोनों को कंबाइन करके बच्चों काइनेमैटिक्स बना दिया गया। और अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि जब मैं पढ़ाता हूं और सर भी पढ़ाते हैं आपको क्लास में, तो हम लोग काइनेमैटिक्स ही पढ़ाते हैं, और फिर हम लोग उसको मोशन स्ट्रेट लाइन और प्रोजेक्टाइल मोशन और उसमें सब तोड़ते हैं। तो इसी में वेक्टर भी आ गया। जी जी, बिल्कुल। यानी आप कह सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, स्ट्रेट लाइन और मोशन प्लेन को काइनेमैटिक्स कर दिया। तो कोई जितनी टॉपिक बच्चों पढ़ाई जाती है क्लास में लगभग सिमिलर वैसी चलती हैं, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, बस नाम का चेंजिंग हुआ है, दैट इज द काइनेमैटिक्स, और वो हम लोग क्लास में ऐसे डील ही करते हैं। तो इसका मतलब कोई बदलाव हम लोग कहते हैं कि नहीं हुआ, बस ये कहने के लिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा चैप्टर है यूनिट कह लीजिए, लॉज ऑफ मोशन है। सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई चेंजिंग। आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स। अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे
तो उसमें ऐसे ही दिया है, डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर आप देखेंगे पीछे जो है जब से स्यूडो का कॉन्सेप्ट दिया है उसमें उसके बाद दिया हुआ था। उसमें जी सर, बिल्कुल इस तरीके से उन्होंने कर जी रखा सर, जी है। सर। अच्छा, वर्क एनर्जी पावर सेम है, हम लोग इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं सर, कोई इसमें नहीं जी, है। जी, अब इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन 1 and 2 डायमेंशन, जी एक नई चीज है कि इनइलास्टिक कोलिजन लिख रखा है। जी सर एनसीईआरटी में हम देखेंगे तो परफेक्टली इनइलास्टिक का जिक्र है जी बिल्कुल, और आपको इलास्टिक का जिक्र है। इन इलास्टिक वाला जो है वो सब ऑब्लिक वाला है, सब ऑब्लिक वाला, जी सर, बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि शायद इसका थोड़ा सा मतलब भी वही है। हाँ बिल्कुल वही है, वही मतलब कोई है, changes एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगा। नहीं सर। उसके बाद रोटेशनल है तो इसमें सेम है, कोई चीज एक्चुअली इसमें भी चेंजेस नहीं है, बस ये था कि बच्चों पुराने एनसीईआरटी में दे रखा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, बस उनको उसका नाम चेंज करके रख दिया सर कि रोटेशनल मोशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उसके बाद हमारे पास 30 यूनिट है ग्रेविटेशन, इसमें भी कोई खास बदलाव नहीं है, सेम है बिल्कुल। अच्छा देखिए, अगर आप चैप्टर वाइज देखने चाहेंगे ना तो सर मुझे लग रहा है कि चैप्टर तो मैच नहीं करेगा, जी सर, क्योंकि यूनिट कर दिया है, तो वो मैच नहीं करेगा, बात ध्यान रखिएगा, इससे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब ये बड़ी गजब की यूनिट है, ये एनसीईआरटी सेकंड हमारी जब शुरू होती है जी सर, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आता है और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आता है। जी बिल्कुल। अब इनका 3 चैप्टर मुझे लग रहा है इन्होंने मिला दिया सर, तीनों को मर्ज करके प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कर दिया इन्होंने, लिक्विड कर दिया, फ्लूइड वर्ड हटा करके क्या लिख दिया, लिक्विड कर दिया। बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो विस्कोसिटी है वो तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, लेकिन जो सरफेस एनर्जी है, सरफेस टेंशन है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है। तो इन्होंने मुझे लग रहा है इसको दोनों के लिए ऐसा लिखा होगा, पर इसमें कोई नई बात नहीं है। और ये सर ये भी है कि दूसरा सर कैलोरीमेट्री, चेंज इन स्टेट ऑफ ये सब ये थर्मल वाला था, उसमें थर्मल प्रॉपर्टीज को मर्ज करके एक साथ बना दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब है बच्चों सिर्फ और सिर्फ शब्दों के साथ खेला गया है फिजिक्स में, और कुछ खास कोई चेंजेस नहीं हुआ, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स ये तो एज इट इज था सर, उसमें पुराने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी एज इट इज है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, वो सेम उसका है। ऑसिलेशन एंड वेव का भी ये पूरा ये ऑसिलेशन और वेव को एक ही एक्चुअली में क्या था ना सर कि पिछले साल ये एक चैप्टर हुआ था, तो ऑसिलेशन अलग था और वेव्स अलग था, बट इन दोनों कंबाइन करके एक यूनिट बना दिया, वही ये समझ लीजिए जो एसएचएम वाला पोर्शन है जी, और वो प्रोग्रेसिव वेव साउंड वाला ये सारा पोर्शन देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, स्टैंडिंग वेव, ये सब देखिए, मैं बोल रहा हूँ कोई चेंज नहीं है, मतलब खाली लिखने का तरीका। मतलब ये कि फिजिक्स में कोई चेंज नहीं, बस नाम के साथ इन्होंने बदलाव किया है। ओके, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक ये यूनिट ही नहीं है, ये यूनिट ही नहीं है, क्योंकि पहले एनसीईआरटी में था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, देन कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इनको मर्ज करके इन्होंने ये पूरा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक यूनिट बना रखा है, कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ये पूरी चीज अंदर का जो मसाला है सर ना एग्जैक्टली सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ही नहीं, टेंशन नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी सेम, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, बिल्कुल मीटर ब्रिज भी दे दिया है, तो ऑलमोस्ट इसका भी कहानी बिल्कुल ये जो हाईलाइटेड किया गया पिछले पुराने एनसीईआरटी में नहीं था, बट इस बार इन्होंने ऐड कर रखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो खैर ये ऐड हो गया है। ये क्या कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ चीजें जो एसेंशियल थी, बढ़िया थी, उसको हटाया था, वापस इंट्रोड्यूस और उसी को ऐड कर दिया है। जी सर। और अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये तो पूरा एक्चुअली मैग्नेटिज्म मैटर था सर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म था, देन मैग्नेटिज्म एंड मैटर था, उन दोनों को मर्ज करके बना दिया गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, और कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बिल्कुल, बाकी सारी चीजें देखो, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, सब कुछ सर यहाँ भी हम लोगों ने हाईलाइट कर रखा है कि ये चीजें नहीं था, फिर इसको ऐड ऑन कर दिया गया है। ठीक है सर। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ईएमआई और एसी, अब ईएमआई एसी अलग अलग वो एक ही में कर दिया, अलग चैप्टर हुआ करता था, मर्ज करके एक चैप्टर बना दिया, कर दिया। तो कोई इसमें ऐसा नहीं है, सारी चीजें। ईडी करंट देखिए, ईडी करंट एक नया इंट्रोडक्शन, आप ईडी करंट से देखेंगे तो 1-2 साल पहले सवाल पूछा गया, बिल्कुल पूछा गया था, पुराने एनसीईआरटी में था, बट जो नया आया था इससे पहले वाला उसमें नहीं है, पर फिर भी इन्होंने ऐड कर दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह, ये एक चैप्टर की तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में देखिए दोनों ऑप्टिक्स है सर। हाँ सर, जैसे हम लोग रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में उन्होंने था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था, वेव ऑप्टिक्स था, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स करके उनको मर्ज करके एक ऑप्टिक्स का ही एक यूनिट बना दिया। बिल्कुल सही बात। मतलब मेरे कहने का मतलब है, आप लोग जब पढ़ाई करते हैं, क्लासेस करते हैं, तो जिन लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं वही लैंग्वेज हम लोग जो यूज करते हैं यूजुअल क्लास में, वही यूज हो रहा है। सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि
इससे पहले एनसीईआरटी में ब्रियोस लॉ नहीं दिया था, बट इस बार इन्होंने ब्रियोस लॉ आपको पोलराइजेशन वाले टॉपिक में tan थीटा p या tan ip इक्वल टू म्यू था जी, वो चीजें इन्होंने ऐड कर रखा है। एक क्वेश्चन भी आता है इस पे काफी, इससे पहले 2 बार क्वेश्चन आ भी चुका है सर जी इसके ऊपर। जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए जब हम लोग अभी अपने पढ़ाई के लगभग आखिरी स्टेज में हम लोग आ रहे होंगे, तो लैम्पलाइटर की तरफ से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पूरी एक सीरीज जारी की जाएगी, तो उनमें रहेगा काफी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये तो मुझे लग रहा है पूरा चैप्टर एनसीईआरटी चेंज किया था, पहले था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर था, बस चेंजिंग है और कुछ है नहीं सर, एग्जैक्टली सिमिलर है। एग्जैक्टली है, इसमें सब कुछ है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम्स अलग है, न्यूक्लिया अलग है, एक में कर दिया एटम न्यूक्लिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पूरा है, गेट वगैरह, एलईडी, वीआई, सब कुछ, सेमीकंडक्टर, सब कुछ है। ये बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले जो भी चीजें डिलीटेड था, जो ऐड किया गया फिजिक्स में, वो ऑलरेडी हम लोगों ने हाईलाइटेड कर रखा है। जेनर वोल्टेज रेगुलेटर, लॉजिक गेट है और जेनर डायोड्स। अच्छा ये सर ट्रांजिस्टर के बारे में इसमें नहीं लिखा है सर, इससे पहले भी नहीं था हाँ, और इस वाले में भी नहीं है। और ट्रांजिस्टर एक्चुअली से क्वेश्चन नहीं आ रहा है इधर, 2-3 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ सवाल नहीं है। पिछले बार हम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया था, आप लोग जी, मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया था, बच्चों ने बोला भी था वो किया भी क्या था। और दूसरा ये भी था कि सस्पेंस था कि ऐसा तो नहीं है कि यूनिट बी में दे दिया जाए, सेक्शन बी में दिया जाए, सेक्शन बी में भी नहीं था। तो इसका मतलब है कि वो टोटली आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। अब ये एक नया चीज है, एक्सपेरिमेंटल स्किल जी। लेकिन आप जब इस पे ध्यान देंगे, मुझे ऐसा लगता है सर ये हम लोग सब पढ़ाते हैं। बिल्कुल सर, कुछ भी नहीं छोड़ी जाती है, सब चीजें पढ़ाई जाती है। देखिए ये टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज चलता रहता है। तो कंक्लूजन क्या निकाला जाए सर फिजिक्स के लिए? कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है कि फिजिक्स में डिलीटेड नहीं है, सब पढ़ना है। जो चीज आपको क्लास में पढ़ाई जा रही बच्चों, आप उसको पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से काम करिए, उसी को पढ़िए। आप जो भी सर पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, जो भी चीज आपसे कही जा रही है वो चीज आप करते रहिए। इसका मतलब ये है कि हम लोग जितना भी कुछ पढ़ा रहे हैं, आपको ना कुछ उसमें जोड़ने की जरूरत है और ना ही कुछ काटने छाटने की जरूरत। बिल्कुल सर। सिलेबस की चिंता, देखिए आपने कोचिंग ज्वाइन ही क्यों करा है, टीचर को ज्वाइन ही क्यों करा है? सिलेबस कंटेंट कितना है, क्या उसका हद है, और वो कितना इजीली आप तक पहुंच जाए, ये काम है टीचर का। उसके बाद उसको पढ़ना, लिखना, समझना, उस पर काम करना, उस पर क्वेश्चन कराना, ये बच्चे का काम है, ये आपका काम है। बिल्कुल सर, क्योंकि सिलेबस का हेडेक लेना तो हम लोग काम है, आपका काम है बस पढ़ाई करना। तो आप क्लास के अंदर बैठिए और कुछ भी अगर पढ़ाया जा रहा है तो समझ जाइएगा सिलेबस के अंतर्गत है, वरना सिलेबस से लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही। अगर नहीं है तो कोई, या फिर कोई ऐसी चीज अगर टीचर बोल रहा है, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं यूज लिंक है, मतलब जी सर, बिल्कुल सर। तो सर मुझे लग सकता है कि हम लोगों ने फिजिक्स का एक डिस्कशन अच्छा कर लिया जी सर। और फिजिक्स में बच्चों हम लोग एक मिनिमम मार्क 120-130 नंबर का रखें। जी बिल्कुल बच्चे, आप लोग ये टारगेट लीजिए। और जब अभी लैम्पलाइटर आने वाले समय में वीडियोस जारी करेगा, तो उसमें जरूर आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आप वो मिनिमम स्कोर पे खड़े होंगे जी। तो हम लोग सर इसी सिलेबस के जो अलग अलग टॉपिक्स होंगे उनको उठा करके हम लोग बताएंगे, क्लास में भी बताते ही रहते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। पहली बात तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिला वजह का ये कोई नई बात यहाँ हो नहीं रही है। और अभी आगे जो डिस्कशन होने वाले हैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेकर के, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि इट्स मतलब ये इट्स नॉट अ मैटर ऑफ एनी काइंड ऑफ की एग्जाइटी और फलाना और ढिमाका, कुछ नहीं। सर मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों से कि सिलेबस को देख करके बहुत ज्यादा पैनिक ना हो, क्योंकि चेंजेस जब हैं नहीं, जो भी टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस ही आपको दे रहे हैं, जो भी चीजें है डाउन है, तो फिर आपको हेडेक लेना ही नहीं है, आप बस अपना काम करिए, दैट्स इट। जी सर। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू सर आपका भी, हमने से भी थैंक यू सर। मुझे माइक वापस कर दीजिए सर। थैंक यू बच्चों, आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए और नीट की बेहतर प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज सर। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिजिक्स का डिस्कशन समाप्त किया और फिजिक्स के डिस्कशन के बाद अब जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एक बड़ा बदलाव आया है और केमिस्ट्री को, हमारी केमिस्ट्री टीम बड़ी धाकड़ है, बोलने वाले लोग भी बड़े ज़बरदस्त हैं। तो मैं पूरी केमिस्ट्री टीम को इनवाइट करूंगा कि आप आएँ और मैं ज़रा एक बार चेक कर लेता हूं सर आप लोग के आने से पहले कि मामला ठीक है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है, यानी आगे हम लोग ठीक से पढ़ने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा ऑन द स्टेज सर, प्लीज़ पूरी टीम प्लीज़ कम ऑन द स्टेज सर, कम ऑन। हम लोग थोड़े पतले पतले हैं सर इधर आ जाते हैं, आप इधर आ जाइए, मैं सेंटर में आ जाता हूँ, सबसे बढ़िया। तो मेरा बस इतना ही सर रोल है, मैं माइक जो है
वो आप लोगों को थमा करके चला जाऊंगा सर, ठीक बात है? नहीं, ये आपका माइक नहीं है सर, मेरा माइक आपका होगा, ठीक है? तो सर लोग आपको अपना इंट्रोडक्शन स्वयं देने वाले हैं बच्चों, वैसे आप लोग जानते ही होंगे, और उसके बाद फिर आगे की बातें होंगी। तो सर ये आप लोग का माइक है, ठीक है? आप कुछ खर्रा और अभी लेके आए क्या? बहुत सही, क्या पूरी तैयारी के साथ आए, 180 नंबर पहुंचा के मानेंगे बच्चों तक। अभी मैं अभी आपसे फिर मिलता हूं, तब मैं तक आप सर जिंदगी सुनिए। मैं फिजिक्स अभी देख रहा था, तो सर ने बताया तो सब तो फिजिक्स में है, और हमारी जो है फिजिक्स कहना मतलब बताना क्या है, लैम्पलाइटर की फिजिक्स क्या है, लैम्पलाइटर की केमिस्ट्री क्या है, लैम्पलाइटर की बायो क्या है, सब बढ़िया है। ठीक, मैं बेटा डॉक्टर शोएब, केमिस्ट्री का फैकल्टी, लैम्पलाइटर कैरियर का, ठीक, और हमारे साथ हमारे डॉक्टर सैफ सर हैं और हमारे क्वेश्चन सर हैं। ठीक, हम लोग मिलके जैसे अभी आपको मतलब कितना प्यार से बताया गया कि सब कुछ वही है, ठीक, फिजिक्स में, लेकिन केमिस्ट्री में क्या है, कुछ चैप्टर एकदम से काट दिया है। ठीक, तो हम उस सब चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जो है सैफ सर हैं और क्वेश्चन सर हैं। ठीक, सैफ सर ये बताइए, आप सबसे पहले आप ये बताइए कौन कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है? तो सबसे पहले तो अगर हम क्लास 11th की बात करें तो उसमें से जो सबसे पहला चैप्टर डिलीट हुआ है वो है स्टेट ऑफ मैटर, और दूसरा चैप्टर है वो हाइड्रोजन, और तीसरा है एस ब्लॉक एलिमेंट और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो और क्लास 12th के लिए 11 से हमारे 4 चैप्टर डिलीट हुए हैं। ठीक, तो बेटा 11 से हमारे 4 चैप्टर डिलीट हुए हैं, और सारी स्टडी करके आपको ये सब चीजें बताया जा रहा है। देखिए YouTube पे बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे बताते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत कम ये चीजें करते हैं, हमारे बच्चों के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, और आप तक ये बात आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि 11th में 4 चैप्टर जो है रिड्यूज हुए हैं। सर 12th में कितने रिड्यूज हुए हैं? 12th में तो सबसे एकदम सॉलिड चैप्टर, दैट्स कॉल्ड सॉलिड स्टेट, वही हटा दिया गया। अच्छा, देन सरफेस केमिस्ट्री। अच्छा, ये सॉलिड स्टेट हटा दिया गया, स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड मैटर के तीनों स्टेट हटा दिए। तीनों स्टेट मैटर का मैटर ही खत्म कर दिया गया बिल्कुल यहाँ पर को। जी। देन उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री को भी सीधा हटा दिया गया, बढ़िया चैप्टर था। बट उसके अलावा मेटलर्जी, दैट्स कॉल्ड द जनरल प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पॉलीमर हो गया, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि मतलब पहले से भी हटा हुआ था। तो जब अच्छा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यहाँ भी हटा है, और उधर बायोलॉजी में वो इन्वायरमेंटल इशू केमिस्ट्री वो भी हटा दिया गया है, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी हटा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी हटा दिया गया है। तो केमिस्ट्री में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इन्वायरमेंटल इशू। अरे इनको क्या भाई इतना केमिस्ट्री से दिक्कत है? चलिए, इन्वायरमेंट से दिक्कत है। अच्छा, इन्वायरमेंट से दिक्कत है। चलिए सर, तो और ये तो मतलब कुल मिला के ये 8 चैप्टर टोटल कि 9 चैप्टर 9 चैप्टर जो है डिलीट हुए। 4 चैप्टर 11 से, 4 चैप्टर 11 से और 5 चैप्टर 12 से। अच्छा, अब हम लोग जो है एक एक करके, ठीक है, देख लिया जाए कि कौन सा सिलेबस इन्होंने हमको 2024 को पढ़ने के लिए दिया है, कौन कौन सा चैप्टर है। ठीक है, यूनिट वाइज करके दिया है, जैसा उन्होंने एनसीईआरटी में पहले देते थे। ठीक, तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलिए सर हम स्टार्ट करते हैं सर। ठीक है, अच्छा यहां देखिए सर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन केमिस्ट्री, वहां एनसीईआरटी में ऐसे ही नाम लिखा है, यहां भी ऐसे ही है। ठीक, अच्छा, लेकिन यहां पे अंदर एक चीज है, वहां पे कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो टॉपिक है ना, यहां से हटा के वो जो है सॉल्यूशन में डाल दिया, सॉल्यूशन में पहुंचा दिया है। आप देख रहे हैं जो कंसंट्रेशन की यूनिट हम लोग पढ़ते थे, अब वो पूरा सॉल्यूशन में 2 बार पढ़ते थे पहले, अब एक ही जगह पे एक जगह कर दिया है। वो पहले हम यहां भी पढ़ाया जाता था, और फिर उसको वहां भी पढ़ाया जाता था। ठीक, चलिए, तो मेरे पास जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन केमिस्ट्री है। अच्छा, ये सही है सब क्वेश्चन सर? मैटर एंड इट्स नेचर ये भी है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी है, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेज, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, ये देखना है। देखिए, ये हर बार सवाल परसेंटेज कंपोजिशन का। ठीक, पेपर गवाह है। ठीक है, नीट वाले जो है इनसे बहुत प्यार करते हैं। इंपीरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना जी सर है, आता है। ठीक, मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल इक्वेशन एंड स्टोइकियोमेट्री में तो 2023 में आ गया था, कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन पे आ गया था। ठीक, चलिए, अच्छा यहाँ जो टॉपिक हटाया है ना, वो कहां डाल दिया है? सॉल्यूशन चैप्टर में, क्लास 12 का जो हमारा पहला चैप्टर होगा। ठीक, तो अगर इसको कहें कि ये रिड्यूज हो गया है, यहां ये टॉपिक रिड्यूज करके इस टॉपिक को सॉल्यूशन वाले टॉपिक के साथ ऐड कर दिया है, क्योंकि उसको 2 बार पढ़ता था आदमी। ठीक, तो अब जो है
हाँ, इसमें पूरा चैप्टर काटा है यूनिट करके। वो चैप्टर 9 चैप्टर उन्होंने डिलीट किया है पूरा यूनिट। इनमें जिन्होंने सब टॉपिक काटा है वो सब टॉपिक कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में ऐड किया है, किसी ना किसी चैप्टर में वो ऐड करके दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला सर मैं क्वेश्चन सर अगला मैं लेता हूं चैप्टर, ठीक, यूनिट 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें तो क्वेश्चन सर सारा लगभग जितने भी चीजें हैं सब है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे सर एक ध्यान देना होगा, इस बार डेरिवेशन ऑफ द रिलेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द अभी तक डेरिवेशन पे अच्छा, अभी तक डेरिवेशन पे डिस्कशन नहीं होता, इस बार डेरिवेशन भी ऐड कर दिया। हाँ, ये पहले फिजिक्स में हुआ करता था जो वो बोहर्स थ्योरी में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो nth ऑर्बिट में उसका रेडिएशन भी अब बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसमें हाइजेनबर्ग भी है, ठीक, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम है, ठीक, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इट्स पोस्टुलेट्स, डेरिवेशन ऑफ रिलेशन फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियाई ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट। और एक बात सर यहाँ पे ध्यान देने की बात ये, एटॉमिक मॉडल जो हम लोग पढ़ते थे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, अभी उनको डिलीट कर दिया है, उसको उन्होंने हटा दिया है। अच्छा सर, एक चीज और है, 2023 में ठीक इसी टॉपिक से उन्होंने थ्योरी का सवाल बनाया था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिए कौन सी बात गलत है, न्यूक्लियस तब सर यूज करके वो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही था। तो उन्होंने वो एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक, और वो उसमें वो चीजें हटा दिया इस बार। ये हमको ये कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक, कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन खैर एटम पढ़ाने से पहले इसको पढ़ा जाता है, बिना एटम पढ़ाए इसको नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो ये तो एलिमेंट्री आइडिया था, वो सब बताते हैं, आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, वो डिलीट करना ये मतलब इसको ये है कि मतलब अब इस पे वो ज्यादा फोकस नहीं करेगा, अब फोकस करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम पे, ठीक, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स पोस्टुलेट्स पे, डेरिवेशन ऑफ द रिलेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे एंड रेडियाई ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट पे, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल पे, डुअल नेचर ऑफ मैटर पे, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप पे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको सुन लो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मेरे बच्चे कभी भी ये इस पे न्यूमेरिकल रिपीट हो सकता है और इसका रिपीटेशन एग्जाम्पल से, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से जैसा वो सवाल है वैसे ही रिपीट कर सकता है। तो प्लीज जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है इसको तुम जरूर फोकस करना, ठीक। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, the quantum mechanical model of the atom and its important feature, concept of atomic orbital, one electron wave function, variation of wave function and psi square with the r 1s and 2s orbital and various क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ना है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक, और रूल्स, हाँ वही आप बाउ पाउलीज बाकी सब सेम, हाँ, ठीक। अच्छा, कुल मिला के यहाँ पे मेरे बच्चे एक तरह से देखा जाए तो कुछ डिलीट नहीं किया है, कुछ डिलीट नहीं किया है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो एटम कैसे पढ़ेंगे, आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। हाँ, नहीं कैसे जानेंगे, मतलब आपको मतलब नहीं, अब कहने का मतलब यह है सर कि जो एलिमेंट्री आइडियाज से क्वेश्चन उनके दिमाग में आना था वो नहीं आएगा, ठीक है। ये सब सारे टॉपिक से वो क्वेश्चन कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो है हम लोग यूनिट डिस्कस करते हैं सर, ठीक। अच्छा, अगला यूनिट केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये चीज जो है फिजिकल केमिस्ट्री का है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक में ये दे रहे हैं। और फिजिकल में सर इन्होंने कितना रखा है? फिजिकल में 8 चैप्टर, टोटल 8 चैप्टर, और इनऑर्गेनिक में 4 चैप्टर, और ऑर्गेनिक में भी 8 चैप्टर। तो 8 4 12 और 8 20, टोटल 20 यूनिट करके 9 चैप्टर इन्होंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में सारा चीजें हमको वही पढ़ना है जैसा एनसीईआरटी में दिया है, ठीक। यहाँ पे सर जो कुछ एक्स्ट्रा मिला है क्या आपको? यहाँ पे 2 चीजें उन्होंने की, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, जैसे मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, पर उसका आइडिया आपको पढ़ के जाना है, जैसे सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ते हैं। और ये फिजिक्स में आप जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं वहां पे मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा जिक्र भी है। और एक चीज और की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो था ही सिलेबस में, पर उसका एप्लीकेशन बढ़ा दिया यहाँ पे, कि मतलब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशन, और वैसे भी पहले भी हम लोग एप्लीकेशन पढ़ते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना एप्लीकेशन के तो अधूरी ही रहेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, ठीक है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे जैसा सैफ सर ने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन इस बार जो है आपको ज्यादा करना है। जैसे आप पी ब्लॉक में आ जाइए, अमोनिया वाले, नाइट्रोजन के हाइड्राइड वाले में, ठीक, ऑक्सीजन के हाइड्राइड वाले में,
और फ्लोरीन के हाइड्राइड वाले में बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली जो है ज्यादा हो जाता है अमोनिया का, ठीक, HF का बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली ज्यादा हो जाता है, वाटर का ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसी तरह के एप्लीकेशंस के जो सवाल है ना ये आपको मिलने वाले हैं, ठीक। तो ये केमिकल बॉन्डिंग में जैसा आपको क्लास में पढ़ाया जाता है वैसा आपको करना है, ठीक। नेक्स्ट आपको जो है, ठीक, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक, फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सराउंडिंग ये लिखा है एनसीईआरटी में, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, स्टेट सब सेम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, बदला कुछ नहीं है। अंत में जो, अच्छा सर एक चीज जो अंत में वो ग्राफ दिया है ना कि डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, ठीक, हाँ, डेल्टा एच देके डेल्टा एस देके पूछा कि ये स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं, स्पॉन्टेनियत की क्राइटेरिया देखिए 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 यहाँ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, मेरे बच्चे क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी 2024 तैयार रहना, ठीक, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी 2024 तैयार रहना, बाकी सब एनसीईआरटी का है, ठीक है, कुछ एनसीईआरटी से डिलीट नहीं हुआ है। अगला सर मैं देख करता हूं, ठीक, ये फिजिकल में अभी चल रहा है, ठीक है। अगला है हमारे पास यूनिट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो जो वहां मोल में काटा था वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट में देखिए पहले ये दे दिया, डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी आ गया, मोलैरिटी आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया, परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड मास बोथ आ गया, दोनों सब आ गया। तो कहां काटा भाई, वहां का वो उठा के टॉपिक कहां पेस्ट कर दिया, सॉल्यूशन में पेस्ट कर दिया। वेरी गुड। तो मेरे बच्चे ये, अब बाकी देखो सब वही है एनसीईआरटी में, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर, कंपोजिशन, प्लॉट जो बनाता है आइडियल और नॉन आइडियल का, ठीक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सब कुछ मेंटेन है, हाँ सब सेम है, कोई चेंज नहीं है। अच्छा सैफ सर, ठीक है, अच्छा इन्होंने जब हमारे यहाँ केमिस्ट्री में डिलीट किया तो सब डिलीट कर दिया, जैसे सॉलिड से खत्म, हाँ जी सर, खत्म, मेटलर्जी खत्म, लेकिन ये बहुत ही एक अच्छा है कि डिलीट तो पूरा डिलीट, हाँ, अदरवाइज मेंटेन तो पूरा मेंटेन, ये अपने केमिस्ट्री में किया है, मैं तुम देख रहा हूँ, ठीक। चलिए, एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलर मास, वांटा फैक्टर एंड इट्स सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस हम लोग पहले भी पढ़ते थे, अभी भी तो जैसा क्लास में हम लोग कराते हैं वैसा ही करना है बस बच्चों को। बच्चों ज्यादा पैनिक नहीं होना है, ठीक है। और केमिस्ट्री में आसान है भाई, केमिस्ट्री में पहले हम लोग 30 चैप्टर पढ़ते थे, अब हम लोग को 20 यूनिट में कवर कर लेना है सब, ठीक। अब आ जाइए इधर, इक्विलिब्रियम में भी देखिए, मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम हेडिंग है, ये अभी भी एनसीईआरटी में, द कांसेप्ट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस, सब वैसे ही जैसे एनसीईआरटी में लिखा है। यहाँ पे इन्होंने ऐड किया, पहले हम लोग एग्जांपल जो पढ़ते थे आयोनाइजेशन में वो बाइनरी कंपाउंड के पढ़ते थे, इस बार मल्टी स्टेज आयोनाइजेशन भी इन्होंने ऐड कर दिया है। यस, देखो 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 देखो, जो एक से ज्यादा स्टेप में कंपाउंड आयोनाइज होते हैं उनका भी आयोनाइजेशन पढ़ना है, ये ध्यान देना है बस आपको। ठीक है, ठीक, यानी कि आपको जो है इंक्लूडिंग मल्टी स्टेज आयोनाइजेशन, पहले हम लोग बाइनरी कंपाउंड का ज्यादा कंपाउंड के एग्जांपल पढ़ते थे। चलिए, तो आपको जो है ना केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई चेंजिंग है ना आयनिक इक्विलिब्रियम में चेंजिंग है, एज इट इज जैसे एनसीईआरटी में था वैसे है। और मेरे बच्चे जैसा हम लोग पढ़ाते हैं, अभी सर ने जो है फिजिक्स वाले सर ने बताया, आसिफ सर ने, कि और अमरेंद्र सर ने और एहतसाम सर ने, कि जैसा मतलब सिलेबस देखना और सिलेबस को पढ़ाना टीचर का काम है, ठीक। तो मेरे बच्चे ये लैम्पलाइटर, ठीक, पूरा एनालिसिस रात भर बैठ के आपके लिए, ठीक, काम करती है, सोचती है, ठीक। और हम लोग जो है कब जैसे क्या डिलीवर करना है, क्या बच्चों को देना है, ये सब हम लोग करते हैं, ठीक। तो मेरे बच्चे ये देखिए, अभी तक जो है ये आपके 6 यूनिट में, ठीक है, 6 यूनिट में अभी तक जो है कुछ ऐसा नहीं दिखा जो एनसीईआरटी में ना हो, ठीक। अगला देखिए, मेजर चेंजेस कुछ हाँ, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक। अगला देखिए, हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले कहां था? पहले 12th में था, और 11th में जब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते थे उसमें इलेक्ट्रोड प्रोसेस एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड ऐड था। इस बार पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐड कर दिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वहीं पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया रेडॉक्स में। यस सर, इस बार दोनों को एक साथ मर्ज ये कर बहुत दिया। अच्छा किया कि 2 बार नहीं पढ़ना तो पड़ा। आपको जो है 11th के साथ साथ इधर 11th के साथ साथ 12th का भी जो है मिला के एक यूनिट बना दिया और इसको फिजिकल केमिस्ट्री में डाल दिया, ठीक। अब इसमें देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे टाइप ऑफ रेडॉक्स नहीं दिया हुआ, ठीक। लेकिन उसको भी आपको देखे रहना, क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में आप
जब टाइप समझे होंगे तभी आप बैलेंस कर अच्छा, ये पाएंगे। टाइप्स 2022 में पूछा था। जी सर। ठीक, मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। डिस्प्रोपोर्शनेशन अ, पहले की एनसीईआरटी नहीं, में नहीं, 3 अभी टाइप जो की दिया था, इस 2002 बार की एनसीईआरटी में 1 टाइप किया और यहाँ पर से टाइप ही गायब कर दिया। 2022 में मेरे बच्चे, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन से था। यहाँ कहीं पे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक, इसका मतलब यहां से वो कुछ कहीं हटाया है। खैर चलिए, इधर देखिए, इधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सर इलेक्ट्रोलिटिक एंड मेटेलिटिक कंडक्शन है, कंडक्शन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक, देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन, क्लास लॉ और उसका एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाफ सेल एंड सेल रिएक्शन, ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल एंड इट्स मेजरमेंट, नर्स्ट इक्वेशन पढ़ना है और उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। रिलेशन पढ़ना है हमको सेल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी में, ठीक, ड्राई सेल और लेड एक्यूमुलेटर में पढ़ना है और फ्यूल सेल में पढ़ना है। अच्छा, इसका तो रिलेशन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ लेते हैं। ठीक, चलिए, ये में अगर देखा जाए सर, मेजर कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस थे हम लोगों ने आपको बताया भी कि 9 चैप्टर आपके डिलीट हुए, तो इसीलिए हम लोग मैक्सिमम चैप्टर तो आपको वही है जो 9 चैप्टर थे वो हम लोगों ने आपको बता भी दिया। अब देखिए, अब लास्ट जो है आपका फिजिकल का, वो केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स में सब कुछ वही रखा है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर ऑफ एक्टिंग, रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट का मतलब कैसे प्रभाव आता है, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, उसकी यूनिट, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, ये इस पे न्यूमेरिकल भी आता है खूब, ठीक है, इस पे खूब न्यूमेरिकल भी आता है इस वाले हेडिंग पे, ठीक। अच्छा, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाफ लाइफ, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, अर्हीनियस थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी और उसका कैलकुलेशन, कोलिजन थ्योरी ऑफ बाइमॉलिक्यूलर गैसेज रिएक्शन, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम लोग फिजिकल का, ठीक है, जितने भी टॉपिक थे हम देख लिए, ठीक। अगला जो है, अब हम लोग, ठीक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें 4 चैप्टर मेंशन किया है, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये 11th वाले पार्ट का है, ठीक। इसमें जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक लॉ, एसपीडीएफ ब्लॉक है, पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ना है। जो ट्रेंड है, एटॉमिक रेडियाई का क्या ट्रेंड है, आयनिक रेडियाई का क्या ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में, उसके बारे में पढ़ना है। आयनाइजेशन इंथैल्पी का क्या ट्रेंड है, उसके बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का क्या ट्रेंड है, उसके बारे में पढ़ना है। वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ना है और केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। जितना एनसीईआरटी में है आई थिंक उतना सब है, सब इसमें पूरा है, ठीक। अगला जो है ये पी ब्लॉक। अच्छा, जो अभी रिसेंट एनसीईआरटी है उसमें पी ब्लॉक नहीं है, पी ब्लॉक नहीं है, लेकिन इन्होंने पी ब्लॉक शामिल किया है, ठीक। ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक पूरा पी ग्रुप, ब्लॉक, हाँ पूरा पी ब्लॉक। पहले का भी और 12 का ग्रुप कंबाइंड। अच्छा सर, पहले वो 11th में ग्रुप 13 और 14 था और 12th में क्या था आपका 15 से 18, 15 से 18 ग्रुप 15 था, ग्रुप 16 था, ग्रुप 17 था और ग्रुप 18 था, ठीक। इन्होंने पूरा करके एक यूनिट बना दिया है पी ब्लॉक का, और ये डिलीटेड में था, ये एनसीईआरटी में डिलीटेड में था, लेकिन अपने नीट के सिलेबस में है, तो इसको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। डिलीट सिलेबस को जो डिलीट कर दिया है, जैसे जब भी सर ने बताया कि जो 9 चैप्टर डिलीट, उसको छूना ही नहीं है, छूना ही नहीं है, देखना नहीं है, ना उसके कोई सवाल, ना कोई वो चैप्टर का नाम अपने दिमाग से डिलीट कर देना है, जैसा इन्होंने अपने सिलेबस से डिलीट किया है। तो पी ब्लॉक में वही सब है। जनरल इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, जनरल ट्रेंड बताना है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट बताना है, पीरियड में कैसे और ग्रुप में कैसे, और यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, यानी कि आपका जो है जो भी पहला ग्रुप है सेकंड पीरियड का, उसके बारे में जो है डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए, अगला यूनिट हमारे पास डी और एफ ब्लॉक है इनऑर्गेनिक में। ये सारा वही है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हाँ सब क्लास 12, हाँ पूरा पूरा पूरा। तो मेरे बच्चे इसमें भी जितना एनसीईआरटी में उतना ही करना है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, मैं तुमको रोक के एक चीज बताना चाहता हूं। यहाँ की कुछ चीजें, ठीक, ये जो यूनिट 20 बनाए हैं ना, ठीक है, जिसमें इन्होंने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री उसमें कुछ कुछ रखा है, मोहर साल्ट ऐड है, K2Cr2O7 वगैरह भी, तो अभी यूनिट 20 में हम लोग डिस्कस करेंगे, दिखाते हैं इसको अभी, ठीक है।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी सब वही है, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर्स थ्योरी, लिगेंड्स, सब पूरा एज इट इज मेंटेन। डेंटिसिटी, चिलेशन, IUPAC नेम, ठीक है। ये आइसोमेरिज्म, बॉन्डिंग वैलेंस, बॉन्ड अप्रोच एंड बेसिक आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ये सब है एनसीईआरटी में, सब है, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनिक वाला पोर्शन, तो मेरे बच्चे ये 8 चैप्टर फिजिकल का, 4 चैप्टर इनऑर्गेनिक का, ये 12 चैप्टर हो गए, बचा हुआ 8 चैप्टर ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक के अंदर है, ठीक है। ऑर्गेनिक में प्यूरिफिकेशन एंड ठीक करेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्यूरिफिकेशन में क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन सॉलिड के लिए, डिस्टिलेशन, डिफरेंशिएशन, एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी लिक्विड के लिए, प्रिंसिपल एंड उसका एप्लीकेशन, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हैलोजन। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमको एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर एंड फास्फोरस, कुछ चेंज नहीं किया, सेम पहले भी था। हाँ, जैसे कैलकुलेशन ऑफ इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ध्यान देना, ठीक। मेरे बच्चे 2 ही एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हैं, या तो वही या तो उसी तरीके का, डाटा बदल के, ध्यान दे दो, या तो वही या तो उसी तरीके का डाटा बदल के न्यूमेरिकल आएगा। देख लो 24 में अगर न्यूमेरिकल पूछेगा, या तो जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में है वही, या तो उसी तरीके का, ठीक, केवल डाटा चेंज होगा। तो मेरे बच्चे ऑर्गेनिक का ये पहला चैप्टर था, यूनिट 13। चलिए अगला यूनिट 14 में सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक, ये सब वही है, सब पूरा सेम है, सब वही है। नॉमेनक्लेचर है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक। और ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने तरीके का होता है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट, बस थोड़ा से, हाँ, उसके बिना तो हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ते ही नहीं, ठीक है। ये सब चीजें हम लोगों को करना है, ठीक। अगला जो है देखिए, ठीक, हाइड्रोकार्बन क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म, IUPAC, जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन, ये सब हाइड्रोकार्बन में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जितना आपका एनसीईआरटी में है टॉपिक वो, ठीक है। और जितना मतलब कहीं ना कहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर अगला जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन, वही हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के नाम में था, अब इसने क्या बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन। एनसीईआरटी में हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के नाम से था, ठीक, इसने बस नाम बदल दिया, बाकी सब कुछ वही है, ठीक। अच्छा यहां पे देखिए पॉली हैलोजन कंपाउंड में उसने खाली यूजेज बताया है, ठीक, यूजेज बताया है, उसका प्रिपरेशन वगैरह पे ये नहीं गया है, ठीक, लेकिन पढ़ेंगे सब डिटेल, आएगा सब डिटेल से, ठीक। अगला, ठीक, अगला है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, एल्कोहल, फिनाल, ईथर अलग करके था, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बन ये अलग था, कार्बोक्सिलिक एसिड ये अलग था, ये एक चैप्टर था, यूनिट बनाया था, एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर, ये एक अलग यूनिट था 12th में, 12th के सेकंड पार्ट में ये एक अलग यूनिट था, ये एक अलग यूनिट था। इन दोनों को जो है मिला के एक यूनिट इसने बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है जो एनसीईआरटी में है, ठीक। अगला देखो, ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये तो इसी नाम से है, एज इट इज इसी नाम से है, ठीक। इसमें हम लोग को पढ़ना है इसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन और यूजेज, अमीन्स पढ़ना है, डाइजोनियम साल्ट पढ़ना है और इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है, ठीक। चलिए अगला जो है बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल में कुछ नहीं बदला है, जितना एनसीईआरटी में है सब कुछ वही है, ठीक। अगला जो है, ठीक, ये जो है एडिशनल बनाया है। अच्छा वो जहां प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते थे उसी का पूरा इन्होंने जो जो अलग अलग पढ़ते थे वहां पे ऐड कर दिया। क्वेश्चन सर, ये सब रेडिकल्स वगैरह भी दे दिया है ना, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल्स, ये सब। अब इनका भी टेस्ट हमें करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा टेस्ट कैसे जा रहा है, किस तरह से पहचानेंगे, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच पूरा यहाँ पे रखा है। अच्छा ये जो चीजें है ना, ये मोहर साल्ट, पोटाश अलग, ये तो हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं, इनऑर्गेनिक में हो जाता है, एस्टेनाइड, पैरा नाइट्रोएस्टेनाइड, एनिलीन, एलो, आइडोफार्म, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ये बीच बीच में हो ही जाता है, ऑर्गेनिक में हो जाता है। अच्छा ये देखिए
एल्कोहल की पहचान करना, फिनाल की पहचान करना, ये भी हम लोग जब पढ़ते प्राइमरी थे, सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट हाँ, वाला ये सब इस्तेमाल तो हम पढ़ करके ही वहाँ लेते पे हैं, हो ये पढ़ जाता लेते, पढ़ है, बट लेते। ये सेपरेट हाँ, मैनर में दे दिया है एक लेकिन तरह मुझे से। एक चीज जो है यहाँ जो ये जो कैटायन एनायन और रेडिकल्स करके दे रखा है ना, ठीक है, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है मेरे बच्चे, ठीक है। तो कुल मिला जुला के आपको कुछ चीजें जो पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, हम लोग सब पढ़ाएंगे आपको, और ये जितना अब आपको पैनिक नहीं होना है बस। एक चीज सर और ध्यान देना कि यहाँ पर से हमारा एक चैप्टर क्लास 12 में से सरफेस केमिस्ट्री हटाया गया, पर उसका एक टॉपिक दो रखा गया, लायोफिलिक प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्व। हाँ, लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्व को भूला नहीं है उन्होंने अभी भी इसको मेंटेन रखा नहीं है। नहीं, सरफेस केमिस्ट्री को भूल गया, लेकिन कहा कि लायोफिलिक और लायोफोबिक तुम रहो, ठीक है, तुम्हारा प्रिपरेशन हम दे रहे हैं, ठीक है। तो बेटा जो है मतलब जो चैप्टर आपको डिलीट हो गया है वो यूनिट मत पढ़िएगा, जो ये दिया हुआ है इसको पढ़ना है। और आप लैम्पलाइटर आइए, जो हमारे बच्चे हैं वो हम लोग से पढ़ते ही हैं, और अब जो है आप सर आएंगे लैम्पलाइटर आइए, केमिस्ट्री में 180 ले जाइए। अच्छा, और 180 हाँ, अब तो और फिजिक्स में भी आप हम लोग है लैम्पलाइटर से और 180 से नीचे बात नहीं करने वाले हम लोग, ठीक है। टेस्ट में भी 180 में 180 नंबर ला रहे हैं केमिस्ट्री में। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। और अब मैं माइक सर को सौंप रहा हूँ। अब बायोलॉजी फैकल्टी अपने बताए, और हम लोग थोड़ा वीडियो को लंबा कर दिए क्योंकि लंबा बोलना था भी। भाई देख रहे हो तो पूरा देखो मेरे और बच्चे, 180 में 180 नंबर लाइए आप ठीक है। लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सर, काफ़ी सर ने एनर्जी लगाई। आप लोगों ने देखा, हालांकि केमिस्ट्री में आपको पूरी चीज़ें डिटेल हो गई थी काफ़ी। इसमें जो आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें डिलीट हुई थी इस केमिस्ट्री वाले में, इस वजह से इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्क्राइब की गई। और अब हम लोग बायोलॉजी वाले पर आते हैं। बायोलॉजी भी एक बहुत स्कोरिंग और एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो उस सब्जेक्ट के लिए अब मैं इनवाइट कर रहा हूँ बायोलॉजी की टीम को, प्लीज़ आ जाइए सभी लोग, और एक एक करके ये वाला माइक लीजिए, थोड़ा हैंडल करना मुश्किल है, अब हम लोग को नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। खैर, तो सर ये माइक नहीं, आप ये माइक इनको दे दें प्लीज़, और मैं आपको माइक देता हूँ जी, वो मतलब ओवर टू विवेक सर, और विवेक सर अपनी टीम के साथ पूरी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू सर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आपने देखा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो हम लोगों ने डिस्कशन देख ही लिया है। अब हम लोग बायोलॉजी के डिस्कशन की तरफ आ रहे हैं। तो बायोलॉजी का डिस्कशन हम लोग करेंगे, देखते हैं सर लोग के साथ क्या कंक्लूजन निकला है हम लोग का अभी तक का। तो फर्स्ट टॉपिक जो अपना डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है, इसमें कुछ चीजें सिर्फ हटी हैं, और उनमें से क्या चीज हटी है मैडम? एक ही चीज हटी है, टैक्सोनॉमिकल एड्स। अच्छा, टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो बच्चों टैक्सोनॉमिकल एड्स यहाँ से हटा है, जिसमें हम लोग कुछ उसमें हर्बेरियम और ये सब चीजें पढ़ते थे, वो यहाँ से हटाई गई हैं। बाकी चीजें एज इट इज हैं। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, लाइकेन, वायरस, वायरसेस, मतलब चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है, ये भी एज इट इज वैसे ही वैसा है। चैप्टर 3 में हम लोग ने एक चीज देखी है कि यहाँ पे उन्होंने एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा स्किप किया है, पर यह हम लोग स्किप नहीं करेंगे बेटा। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब हम लोग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो वहां पे डिटेल हम पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन जो है एंजियोस्पर्म की ही पढ़ते हैं, तो वो भी हम लोग इसमें लेंगे यहाँ पे। और लास्ट में जो हमारा चैप्टर आता है इस फर्स्ट यूनिट का, मतलब कि एनिमल किंगडम, उसमें भी कोई भी चीज हटी नहीं है, एज इट इज है। बस यहाँ पे ये 3 to 5 साइलेंट फीचर्स बोले गए हैं, 2 एग्जांपल बोले गए हैं, ये बोले जरूर 2 गए हैं पर आते 2 से ज्यादा हैं, कोई भी पूछ लेते हैं कभी भी, ठीक है। चलिए अब अपना नेक्स्ट यूनिट देखते हैं बच्चों, कि इसमें दिया गया है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, और इन दोनों में मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ खास चीजें हटाई नहीं गई हैं, कुछ चीजें थोड़ा सा ट्रांसफर इधर से उधर हुआ है। मैम बताएंगी मैम क्या डिफरेंसेस आए हैं? तो मॉर्फोलॉजी से सोलोनेसी और लिलिएसी को हटाया गया है। अच्छा, और अगर फेबेसी को तो लेग्नुमेसी फैमिली में आता है, तो हाँ, बिल्कुल वो तो एज इट इज है, माना जाएगा। यस यस। बाकी 2 ही हैं, सोलोनेसी और लिलिएसी। मतलब कि ये तो पहले से ही था, ये 4 फैमिली हम लोग की और ऐड हुई हैं। और एक बात बच्चों, ये जो फैमिली ऐड हुई है ये हम लोग को लग रहा है कि ऐड है, बट कहीं ना कहीं बुक में इनसे रिलेटेड प्लांट्स और इनसे रिलेटेड एग्जांपल, उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी मेंशन करता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, ये थे, बट इट इज अ काइंड ऑफ हिडन फॉर्म में ये हमारे पास थे, एग्जांपल्स इनके आते थे। अगला टॉपिक अपना क्या दिया है? एनिमल टिश्यू के बारे में।
अच्छा, इसमें एक चीज आप देखिएगा मैडम, क्या आपने नोटिस किया? इसमें सर इंसेक्ट और फ्रॉग तुम लोग पढ़ेंगे। हाँ, इंसेक्ट में अर्थवर्म को मतलब एग्लेट किया गया है। यस, लेकिन तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो तो दिए ही जाएंगे, ऐसा बिल्कुल हाँ, नहीं हटा दिए जाएंगे ना। यस, तो इसमें एक चीज है बेटा छोटी सी, ये है कि इंसेक्ट और फ्रॉग दो चीज मेंशन की है। दैट मींस हम लोग फ्रॉग भी पढ़ेंगे, अगर इंसेक्ट है क्लास इंसेक्टा, दैट मींस हम लोग पढ़ेंगे आर्थ्रोपोड यानी कि कॉकरोच के बारे में। उसके बाद एक चीज जो स्किप है यहां पे, ऐसा लग रहा है मिसिंग है, वो है अर्थवर्म। तो अर्थवर्म हम टोटली स्किप नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में देखेंगे क्योंकि प्रीवियस में क्वेश्चंस आए हुए हैं और अर्थवर्म हम लोग पढ़ते भी हैं एनिमल किंगडम में, तो छोटा मोटा एक ब्रीफ अकाउंट हम उसके बारे में देंगे सर आपको। इससे डिलीट होने का है तो ये थोड़ी है कि बुक से हम नहीं डिलीट कर सकते, कुछ तो हाँ, पढ़ना ही पड़ेगा। जी, इससे जी, related जी। कोई भी क्वेश्चन आता है यस तो मैम, हम कर ले जाए उसे। चलिए बेटा अपना अगला टॉपिक देखते हैं, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन। सर- इसमें हमको अभी तक तो ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा है कि कोई चीज रिमूव नहीं, की गई है, कुछ भी इसमें डिलीट नहीं Deleted नहीं है। एज इट इज वैसे As ही it है, is ही है। जैसे हमने पढ़ा है। तो बेटा इसमें कुछ, हाँ सर क्या कह रहे हैं आप? अच्छा ओके, थोड़ा सा बेटा ज्यादा डिटेल में इसमें हम लोग देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर और फंक्शन, मतलब कि ये जो सेंट्रियोल वाले टॉपिक्स हैं या छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब कि इनका और डिटेल स्टडी, इनकी और डिटेल एनाटॉमी के बारे में हम लोग को देखना होगा। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट यूनिट अपनी प्लांट फिजियो आती है। तो प्लांट फिजियो में अभी तक ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से 5 चैप्टर्स थे, अब यहाँ पे 3 चैप्टर्स हैं, तो 2 चैप्टर्स अपने हटे हुए हैं। मैडम कौन कौन से 2 चैप्टर हटे हमारे? अजीम सर? जी सर। एक तो कौन सा हटा है? फोटोसिंथेसिस दिया है, रेस्पिरेशन दिया है, प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट दिया है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हटा हुआ है सर। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हटा हुआ है और दूसरा चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर्स अपने स्किप हैं, ऐसा नहीं है कि हम इनको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, इनका ब्रीफ हम लेके चलेंगे, क्योंकि अगर ब्रीफ नहीं लिया तो हम इनका जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाला चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में अगर उनका ब्रीफ हमारे दिमाग में नहीं होगा तो इनको समझने में हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो ब्रीफ डिस्कशन हम लोग करेंगे जो चैप्टर्स यहां से स्क्रिप्ट हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं, बट ब्रीफ विल स्टडी। चलिए, एक्सरसाइज भी रेगुलर करते ही जाएंगे। हाँ एक्सरसाइज तो मैडम वो तो करेंगे, एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चंस की है Yes. वो करते जाएंगे। यस यस। तो नेक्स्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी में सारे चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर हटाया गया है, दैट इज डाइजेशन। Digestion। ठीक है, तो वो चैप्टर हमारा हटा हुआ है, बट फिर भी हम लोग उसका ब्रीफ अकाउंट देखेंगे, क्योंकि अगर वो हम नहीं देखते हैं तो हमको बाकी आगे के जो चैप्टर्स होंगे वो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, वो को रिलेटेड हैं, इसलिए हम उनको देखेंगे। ठीक है, अगर हमको डाइजेशन के बारे में एक मैप नहीं बना होगा अपने दिमाग में तो हम रेस्पिरेशन से उसको बहुत अच्छे से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, हम फ्लूइड्स वाले चैप्टर में उसको बहुत अच्छे से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सर हम लोग देखेंगे, थोड़ा ब्रीफ अकाउंट में उसको भी देखेंगे। तो इस यूनिट में तो कुछ खास डिफरेंस नहीं था। यहां पे इस वाले चैप्टर में बेटा कोई डिफरेंस नहीं है, एक छोटा डिफरेंस है, सर बताएं। माइक सर। न्यूरल कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन जो चीज डिलीट हुई है, जैसे आई एंड ईयर। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे इस पूरे टॉपिक में एक छोटे से 2 टॉपिक हैं, आई और ईयर, जो हमारा डिलीट हुआ है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। बाकी तो एज इट इज है, कुछ भी चीजें डिलीटेड नहीं है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट अलग से मेंशन किया गया है, डिजीजेस एंड डिसऑर्डर मेंशन्ड अबव टू बी डेल्ट इन ब्रीफ। दैट मींस हमारे डिजीजेस के क्वेश्चंस जो आपने शायद देखे भी होंगे, अक्सर मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आते हैं, और 1-2 साल पहले उसमें भी आए हुए हैं असर्शन ऑन रीजन में। तो डिजीजेस हम लोग देखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है क्लास 12 अपना स्टार्ट हो गया, +2 में रिप्रोडक्शन। हाँ, तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारी वो है रिप्रोडक्शन वाली। तो इसमें कौन सा चैप्टर सर स्किप है? इन सेकंड इंसर्टी से पहला ही चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया। पहला ही चैप्टर हटा है। जी सर। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हटा है। बच्चों सुनो ध्यान से, अगर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यहां से हटा है तो हम एक चीज जरूर देखेंगे कि उस चैप्टर का ब्रीफ हम पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे एसेक्सुअल सेक्सुअल के बारे में बताया गया है। जब तक हम वो आपको नहीं बता पाएंगे तब तक इन चैप्टर्स में हम बहुत अच्छे से आपको एक्सेल नहीं करा पाएंगे। तो एक ब्रीफ अकाउंट उस चैप्टर का भी हम लेंगे जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ज्यादा नहीं देखेंगे, ब्रीफ अकाउंट मतलब 1 शॉट में चैप्टर फिनिश, ये हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसमें बेटा कुछ भी एडिटेड नहीं है, कुछ रिमूव नहीं है,
अभी तक एज इट इज है। नेक्स्ट अपना आता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो इस जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में कोई भी चीज ना तो एड ऑन हुई है ना उसमें एग्जाम की गई है, एज इट इज है। कुछ चेंजेस देखें क्या सर? कुछ नहीं चेंजेस, अभी तो कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, एकदम एज इट इज है, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। जितना हम पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी। चलिए अब हम आते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो हम डिजीज के बारे में देखेंगे, पैथोजन जो उनको फैलाते हैं वो भी। यहां पे हमारे पास निमोनिया, टाइफाइड, अमीबियासिस, ये सारी डिजीजेस पहले भी थी और ये सारे डिजीजेस अब भी हैं, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। लास्ट टॉपिक तक एज इट इज दिया गया है, तो हम इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, तो नहीं डिलीट हम भी करेंगे, एज इट इज ही पढ़ेंगे। अब लास्ट में है अपने पास एक और टॉपिक। सर बीच में एक चैप्टर गायब है, कौन सा चैप्टर है सर? फूड प्रोडक्शन। अच्छा, स्ट्रेटेजीज इन द एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। बेटा ये अपनी पुरानी एनसीईआरटी में दिया गया था, हम उसमें देखते थे कैसे हम अपनी जैसे जनसंख्या बढ़ रही है बट खाने के जो संसाधन है उनके बारे में हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो कैसे बढ़ाए जाएं वो टॉपिक यहां से हटाया गया है, तो वो हम नहीं देखेंगे। ब्रीफ अकाउंट लास्ट में अगर हमको मौका मिला तो हम उसको भी जरूर कवर अप कर लेंगे, क्वेश्चंस हम उसके लगाएंगे। लास्ट में है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें कुछ भी नहीं है, एज इट इज जैसा था वैसा है, कोई लंबा डिस्कशन हम लोग को करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम है जैसे पहले भी था। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी और इट्स एप्लीकेशन। यहां पे बायोलॉजी इन प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आरडीएनए और टेक्नोलॉजी, इतना हमारे को दिया है। थोड़ी चीजें इससे कट शॉर्ट हुई हैं, बट हम डिटेल में उसको कट शॉर्ट नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर डिटेल में कट शॉर्ट रखेंगे तो बच्चा रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर पीबीआर नहीं समझ में आएगा उसके, तो थोड़ा सा हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट अपना क्या आ गया है? एप्लीकेशन। बेटा एप्लीकेशन में जो भी हम बायोटेक में देखते हैं हमारा, वो अप्लाई हम किस में करेंगे? इसमें क्या क्या देखेंगे? इंसुलिन हमारी कैसे बनी, और क्या देखेंगे? जीन थेरेपी के बारे में, बीटी क्रॉप्स के बारे में, ट्रांसजेनिक बायोपायरेसी और उनके पेटेंट्स। मतलब कि पूरा चैप्टर एज इट इज है, कुछ भी नहीं डिलीट हुआ है, ठीक है। तो हम भी उसको डिलीट नहीं मानेंगे। फिर लास्ट में अपनी लास्ट यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें 3 चैप्टर्स हैं। ओल्ड एनसीईआरटी हमारी 4 चैप्टर्स बोलती थी, और वो 3 चैप्टर्स जो हैं ये लाइन से हैं। एक चैप्टर यहां से भी सर डिलीट हुआ है, कौन सा हुआ है? एनवायरमेंटल इशू, एनवायरमेंटल इश्यूज। अच्छा बच्चों, यही सेम चैप्टर एनवायरमेंटल इशू वाला हमारा जो है ये बायो से तो हटा है, केमिस्ट्री से भी ये हटा है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के फॉर्म में जो हुआ करता था, तो एनवायरमेंट वहां से भी हटा है, यहां से भी हटा है, और बाकी बचे ये हमारे 3 चैप्टर्स एज इट इज जो अब तक हम पढ़ रहे थे उनको एज इट इज हम पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ भी एड ऑन या डिलीटेड हम नहीं रखेंगे, सिर्फ एक चैप्टर को छोड़ के। तो ये सारे चैप्टर्स हम लोगों ने देख लिए हैं। बायोलॉजी का एक डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने देख लिया है बच्चों, और इसमें सर से बात करते हैं तो कुछ चीजें सर जुड़ी जरूर है बट कुछ चीजें हटी हैं, तो ओवरऑल सिलेबस हमारे लमसम सेम रहा है। जो चैप्टर डिलीटेड है, हाँ। लेकिन जो भी इसमें डिलीटेड है, कुछ चैप्टर से टॉपिक्स भी डिलीटेड है। तो फर्स्ट चैप्टर से लिविंग वर्ड से टेक्सोनॉमिकल एड्स वगैरह, अगर उनसे कोई क्वेश्चन आता है तो वो जरूर किए जाएंगे। कभी कभार क्या होता है कि लेटेस्ट कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। आपका ये जो चैप्टर बायोडाइवर्सिटी से या फिर ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट पॉपुलेशन इंटरेक्शन से भी लेटेस्ट जीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियस कुछ क्वेश्चन पेपर्स देखे थे, एक तो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो उनको डिलीटेड नहीं माना जाएगा, करेंगे, वो जरूर करेंगे। किए जाएंगे। जो टॉपिक्स हैं उनसे को भी आपको प्रिपेयर कराया ही जाएगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपके मिसिंग ना हो और तैयारी आपकी सफलतापूर्वक चलती रहे। चलिए ठीक है बच्चों, हम लोगों ने एक ब्रीफ डिस्कशन करने की कोशिश की। अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे और यहीं पे ही अब इसको खत्म किया जाएगा। तो लास्ट में सर से आप लोग कुछ बातें करिए और सर आप लोग से कुछ बातें करेंगे। एक सेकंड बच्चों, ये लीजिए सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ थैंक यू क्लास जी। तो आई होप आप सबको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। देखिए फाइनल बातें मैं आपसे 2-3 कहूँगा। आपने देखा फिजिक्स के अंदर कोई बदलाव नहीं है, केमिस्ट्री के अंदर 9 चैप्टर्स डिलीटेड हो गए हैं,
और बायोलॉजी के अंदर भी कुछ चीजें जुड़ी, कुछ चीजें हटी। देखिए, कुछ भी जुड़ा हो या कुछ भी हटा हो, एक बात याद रखिएगा, ये सबके लिए हुआ है, सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ है। कोई पैनिक होने की कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि शायद हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएं। फिलहाल जितनी जानकारी मौजूद थी, जो हमारे पास इंटरनेट पे उपलब्ध था, या जो पब्लिक नोटिस के जरिए आपको या जारी किया गया, वो बात को एक डिटेल फॉर्म में एक सही तरीके से आप तक पहुंचा दी गई। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये आपको नॉलेजेबल और फ्रूटफुल भी लगा होगा। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसे बहुत से वीडियोस आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। और बस मस्त होकर के पढ़ाई करते रहिए, सिलेबस वगैरह टीचर्स पे छोड़ दीजिए, अपना काम करते रहिए। और ऑल द वेरी बेस्ट। 2024 में आपको बिल्कुल उड़ा कर रख देना है। और टीम लैम्पलाइटर आपके साथ है, पूरी टीम, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी 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 मच।